बिहार की माटी में एक जादू है, वो जादू जो हर बार आपको चौंका देता है। जब जब किसी को लगता है कि बिहार को उसने पढ़ लिया, बिहार को उसने समझ लिया, उसकी नफ्स को पकड़ लिया, तब वह बिहार मुस्कुरा कर कहता है कि हे बाबू, ये बिहार है। इतना आसानी से बिहार और बिहारी को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में खाली एक ही चीज है जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जहां होंगे नीतीश कुमार, उसी गठबंधन का बन जाएगा सरकार। बाकी कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है। और देखिए ना, इस बार यही हुआ। छपरा से लेकर पटना तक छप्पर फाड़ के वोट पड़ा है। एनडीए वालों ने धागा खोल दिया है। एग्जिट पोल वाला सब माथा पकड़ के बोल रहा है कि हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और मोदी जी कह रहे हैं गमछा। हाँ, गमछा उतरा नहीं, गमछा उड़ रहा है बिहार में। एनडीए का सीट देखकर तेजस्वी बाबू भी मानो मन में सोच रहे होंगे कि इतना सीट भी होता है जी। मतलब पिछली बार हम टॉप किए थे तब भी इतना नहीं आया था, ये इतना कैसे पा गया जी? पॉसिबल है अजी, पॉसिबल है। कुछ बिहार में पॉसिबल है। और इसीलिए लालू जी का बड़का लाल बाल दिवस के दिन लालू जी के छोटके लाल को बोले कि हमारा भाई तेजस्वी फेलस्वी हो गया है। जिसको सब चाणक्य बता रहा था, वो जयचंद आरजेडी को खोखला कर दिया है और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए वाला सब खेला कर दिया है। वैसे खेला हुआ है, क्योंकि बिहार में जब जब कोई नीतीश कुमार को विदा करता है, नीतीश बाबू खेला कर देते हैं। बीजेपी वाला भी सोच रहा था खेला करेंगे। नीतीश बाबू केंद्र का एक टांग पकड़े बैठे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी वाला बिहार में सीएम बनाने का नहीं सोच रहा है। और इस बार नीतीश बाबू की अगुवाई में जो खेला बिहार में हुआ है, वो 2010 की उस सुनामी की याद दिलाता है, जब बिहार चुनाव में आरजेडी की लालटेन को नीतीश बाबू ने लगभग बुझा दिया था। आरजेडी वाला 22 पर सिमट गया था। और इस बार भी 2025 में आरजेडी, कांग्रेस और वो जो डिप्टी सीएम बन रहे थे मुकेश साहनी बाबू, उनके गठबंधन के उम्मीदों की रोशनी की लालटेन को बुझा दिया है। हाँ, बुझा दिया है। इतना वोट मिला, इतना वोट मिला कि मानो जनता भी एक सुर में बोल रही हो कि जब नीतीश बाबू रोशन कर दिए हैं, तब बिहार में लालटेन का जरूरत है भाई। है कोनो जरूरत? मतलब बिजली का जमाना है ना जी। उधर हमारे पीके बाबू, उनका दुनिया उजड़ गया है। 2 साल से मेहनत कर रहे थे पीके भाई, लेकिन अब उनको देख के हमको सुपर 30 पिक्चर का वो डायलॉग याद आया, ऋतिक रोशन वाला। है जी, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? मतलब मुद्दा अच्छा उठाए थे, वो वही मुद्दा उठाना चाहिए चुनाव में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस और चुनाव न लड़ना उन पर भारी पड़ गया है। और उसका असर ये हुआ है कि खुद तो वो डूबे किए हैं। वो जो सब बयानबाजी दिए थे कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू का आया तो हम पॉलिटिक्स क्विट कर देंगे, अब उसको लेकर लड़का लोग मीम बना रहा है। कोई 3 इडियट वाला नीचे से देख रहा है तो कह रहा है पीके बाबू अगली बार रहेंगे जी कि निकल लेंगे, या वापस वही वाला काम करेंगे। फिलहाल बिहार बड़ा रोचक हो गया है। खैर, बिहार में एनडीए वाला सब खुश है और पंचायत का मीम लगाकर ढिच्चिक ढिच्चिक डांस कर रहा है, लड्डू बांट रहा है, और बनता भी है भाई। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मतलब अपने आप में एक किताब है नीतीश कुमार। जय पन्ना पलटिए और जितना बार पढ़ने की सोचिए, आपको लगता है कि कुछ पन्ना रह गया है, और यही बिहार की खूबसूरती है। खैर, कुल मिलाकर बिहार ने फिर साबित कर दिया कि बिहार का सियासी समीकरण ना तो एग्जिट पोल से समझा जा सकता है और ना ओवर कॉन्फिडेंस से। और इसीलिए वो गाना बना था, आइए ना हमारा बिहार, आइए ना हमारा बिहार। हाँ जी, आइए आज हम और आप भी बैठ के विश्लेषण कर देते हैं। ये समझ लेते हैं कि बिहार के चुनाव में राहुल और तेजस्वी को इतना बुरा हार कैसे मिला। वो कौन कौन सा 10 फैक्टर था जिसने एनडीए की लहर में लालटेन को बुझा दिया। समझ ये भी लेते हैं कि बिहार चुनाव का देश पर क्या असर पड़ेगा। समझते हैं कि कैसे देश की दशा और दिशा इस चुनाव के बाद बदलेगी। थोड़ा सा चुगली भी करते हैं और इसे बताते हैं कि नीतीश बाबू के बिना भी बीजेपी सरकार बना सकती है, और नहीं बनाएगी तो बिग ब्रदर तो बनी गई है, उसका क्या क्या असर होगा भाई। हाँ, मतलब बिग ब्रदर तो है ना बीजेपी के पास ज्यादा वोट है, नीतीश जी के चेहरे पे लड़ी है। फेयरवेल नीतीश जी को मिला है या ये मोदी जी को वोट मिला है? किसका वोट था भाई ये? और ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए थे,
क्या यही स्कीम अब आने वाले हर चुनाव में जीत की चाबी है? बहुत सारे सवाल है जो आप लोग के मन में है और उन सवालों का थोड़ा गंभीरता, थोड़ा मौज मस्ती से आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, इस चुनाव को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा भी आपसे गुजारिश है कि जी फॉलो कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि सब जो वीडियो आप तो जल्दी पहुंच जाए। जो चैनल भी नहीं जुड़े तो जुड़िए ना महाराज, अच्छा लगेगा ना हमको भी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप का, कमेंट सेक्शन में दे रखा है पिन करके। अब शुरू से शुरू करते हैं। बीजेपी एनडीए जीती कैसे? क्योंकि जो मैंडेट आया है, सच कहें तो उसने सारे एग्जिट पोल को ध्वस्त कर दिया है। सच कहें तो उसने नेताओं को भी ये समझा दिया है कि यार उम्मीद से परे है। मतलब 2024 के चुनाव में बीजेपी की बैंड बज गई थी, 240 पर सिमट गई थी, 400 का ख्वाब देखने वाली बीजेपी। और जिन राज्यों से कम वोट मिले थे वो थे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। और अगर आप देखोगे तो भर भर के वोट जो है वो हरियाणा में मिले, भर भर के वोट महाराष्ट्र में मिला, बिहार तो एक तरफा खेला कर दिया। यूपी वाला भी बीजेपी कह रहा है कि हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं। लेकिन इस चुनाव में क्या क्या रहा वो हम बताते हैं। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा जादू चला 10,000 योजना का। हाँ, नीतीश कुमार जी के जात का आदमी बिहार में बहुत नहीं है, और बिहार में जात पात बहुत है, बिहार में धर्म बहुत है। तो नीतीश बाबू ने अपना एक अलग जात बनवाया और बिहार को नई कैटेगरी में डाला, वो था महिला और पुरुष। और इन महिलाओं ने ही नीतीश कुमार को बिहार का राजा बना दिया है। 2005 में जब से नीतीश बाबू आए तब से महिलाओं के लिए योजना ला रहे थे, शराबबंदी महिलाओं के लिए किए थे। और इस बार महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ जीविका दीदियों खाते में 10,000 रुपये डाल दिया। वो जो डिप्टी सीएम बनने वाले थे मुकेश सहनी, वो भी कह रहे थे कि भाई साहब यही खेला कर गई। 29 अगस्त 2025 को घोषणा हुई, 26 सितंबर को पैसा गया और उसके बाद सारा खेला हो गया। बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर है, जिसमें 1.34 करोड़ जीविका दीदी है। यानी 40% महिला वोटर जो है इस योजना से जुड़ी हुई है और सीधा सीधा यही खेला कर गई। यही नीतीश जी का कोर वोटर है और यही 10,000 के दम पर उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल कर ली। हालांकि ये योजना अपने आप में मैजिकल है। महिलाओं, हमको तो लगता है कि एग्जिट पोल करने जाते हैं वो पुरुषों के पास जाए ही मत, वो महिलाओं के पास माइक लगाए। पुरुष सब बकवास करता है, महिला लोग एक साथ वोट देते हैं, एक मुश्त वोट देते हैं। इस बार भी 10% ज्यादा गया था और उसी का असर होता है। स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। 9 स्टेट में योजना सफल रही है। 10 स्टेट में जहां पर ऐसी कोई योजना महिलाओं के लिए लगाई गई है, वहां पर 9 स्टेट में सरकारें जीती हैं, यानी 90% स्ट्राइक रेट है। महिलाओं को स्कीम दीजिए, महिलाएं वोट आपको देंगी और आप जीत जाएंगे। नीतीश बाबू ने इसके अलावा 125 यूनिट बिजली भी फ्री की थी। जुलाई 2025 से 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई थी और इससे गांव में रहने वाले काफी लोग को फायदा हुआ था। 1.2 करोड़ ग्रामीण लोग हैं, 47 लाख शहरी परिवार हैं, तो उनको जबरदस्त फायदा हुआ। इसका असर भी माना जा रहा है कि हो गया। मानो जनता कह दी हो कि भैया बिजली फ्री आ रही है तो लालटेन का जरूरत का है। ये वाला डायलॉग वैसे मोदी जी भी मारे थे, लेकिन तेजस्वी बाबू ने भी कहा था 200 यूनिट देंगे। लेकिन शायद जनता को लगा होगा कि ये वाला दे रहा है, पता नहीं उधर वाला आएगा, देगा नहीं देगा। नीतीश बाबू पे थोड़ा भरोसा अलग है। इसके अलावा नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग काम कर गया। मतलब आरजेडी वाला जो गठबंधन है उसके पास थे तो बहुत लोग, लेकिन जातीय समीकरणों को सही से नहीं बांध पाए। ये वाले बांध गए थे जातीय समीकरण को। 85 स्वर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी कोयरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम, 2 आदिवासी उम्मीदवार उतारे गए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाए। उससे दलित, अति पिछड़ा, कुशवाहा वोट मजबूत हुआ। नतीजा ये रहा कि चिराग बाबू आए, जेडीयू को 35 सीट का फायदा हुआ। मतलब एडवांटेज हुआ जाति समीकरण का। इसके अलावा डेवलपमेंट और हिंदुत्व का जो कॉकटेल था वो भी काम कर गया। मतलब एयरपोर्ट बनवाया, पुल बनवाया और वो मंदिर बनवाया। तो सारा मिला के जो वोट बैंक था वो स्ट्रांग हो गया। जैसे पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, बिहार में पटना में नया एयरपोर्ट बना, बेगूसराय में केबल ब्रिज बना, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के उद्घाटन ने भी फायदा किया। तो कुल मिलाकर अलग अलग वोट बैंक के लिए शायद जो डेवलपमेंट और धर्म कॉकटेल था वो काम कर गया। लेकिन हमको एक फैक्टर जो बड़ा लगता है बिहार में जो काम किया बीजेपी और एनडीए के लिए, वो था प्रशांत किशोर का फैक्टर। प्रशांत किशोर खुद भले नहीं जीते,
लेकिन वो डायलॉग नहीं है कि हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबे, वो उन्होंने आरजेडी के साथ किया। प्रशांत किशोर 240 सीट पर लड़े और जहां जहां उनके उम्मीदवार 3 नंबर पर हैं, आप देखिएगा उन्होंने खूब वोट काटा है, दबा के वोट काटा है। उनकी अपने ओवर कॉन्फिडेंस से कहानी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जितना भी वोट पाए वो नुकसान किया उधर आरजेडी वाले को। हालांकि प्रशांत भाई से लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत जी, कोई आदमी इतना कैसे गलत हो सकता है जी? महागठबंधन के वादों पर भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया था, क्योंकि आरजेडी वाला महागठबंधन जो है अनाउंसमेंट बहुत बड़ा बड़ा कर दिया था जी। 30,000 रुपया महिलाओं को, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, हर घर को एक सरकारी नौकरी, 25 लाख का मुफ्त इलाज, 20 यूनिट फ्री। अब लोग सकपका गए कि भाई साहब, बिहार में 2.83 करोड़ परिवार है, 3 लाख सरकारी नौकरी खाली है, इतना परिवार को जी कैसे सरकारी नौकरी देंगे? इसको लेकर बहुत सवाल जवाब हुआ और नतीजा ये रहा कि जनता ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। मतलब मीम उम बनने लगा था कि नेता लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि मानो कल को तुमको सीएम बना देंगे, चांद दे देंगे, तारा दे देंगे। और इसका असर भी रहा कि वो जो योजनाएं थी वो काम नहीं की, मतलब जनता सीरियसली ली ही नहीं। और सीरियसली ना लेने का असर है कि जैसे तैसे आरजेडी जो है वो नेता प्रतिपक्ष पा रही है, इतना मामला गड़बड़ा गया। राहुल गांधी का मुद्दा भी फ्लॉप था, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जीतने का। सर और वोट चोरी, मतलब महागठबंधन जो था वो बड़ा बड़ा मसला लेके आया था। सर, वोट चोरी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी, और खूब नारा दिया गया था, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन एक तो राहुल गांधी जी गड़बड़ की कि वो अंग्रेजी में भाषण देते हैं। अब अंग्रेजी में भाषण देने का नुकसान ये होता है कि बिहार में जो आदमी है वो समझे नहीं पाता राहुल जी समझा कर रहे हैं। वो हाइड्रोजन बम हम फोड़ रहे थे, इन्फ्लुएंसर को शेयर भी कर रहा था, लेकिन जनता पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि समझे नहीं पाया आदमी, उल्टा वोटिंग बढ़ गई। मतलब ये भी मामला गड़बड़ा गया। नीतीश बाबू की सेहत पर सवाल तेजस्वी जी ने उठाया था, तेजस्वी पीके ने। नीतीशो बाबू आखिरी में एकदम फिट रहे, 25 दिन में खूब रैली की और सबको चुप करा दिए। फिर महागठबंधन में फूट पड़ा था, आखिरी वक्त तक सीट बंटवारे खींचतान थी, आरजेडी 146, कांग्रेस, सबका खूब लड़ाई झगड़ा चला। तो नतीजा ये रहा कि आपस में अंदरूनी कलह रहा। उस साहनी साहब जो थे वो आखिरी तक रूठे हुए थे, जनता रूठ गई उनसे। और एक बड़ा फैक्टर जो और था वो था जंगल राज का डर। भले जंगल राज की कहानी 20 साल पहले की है, लेकिन पूरे कैंपेन में जंगल राज जंगल राज जंगल राज चलता। घटना नीतीश कुमार जी के भी एरा में हुआ है, लेकिन परसेप्शन खराब नहीं हुआ है, और परसेप्शन ही पॉलिटिक्स में असली मायने रखती है। लालू यादव को लेकर एक परसेप्शन बना दिया गया कि जिनके यहां जंगल राज है, ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, शाम को निकल नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। उस दौर में बिहारी कहलाना अपमान था। महिलाओं, ईबीसी, दलित वोटरों में इस नैरेटिव का असर पड़ा, और तेजस्वी के पास सच कहें तो इसका कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं था। बाकी नीतीश कुमार को लेकर ट्रस्ट मैटर करता है। नीतीश कुमार, आप कुछ हो कहिए, लेकिन एक फैक्टर तो बहुत बड़ा है, अपने परिवार से किसी को उतारा नहीं, बेटे के साथ उतार सकते थे, कोई करप्शन का ऐसा उन पर पर्सनल दाग धब्बा नहीं है, कम्युनल को लेकर भी कोई बहुत उनके ऊपर दाग धब्बा नहीं है। सो अपना उनका नीट एंड क्लीन छवि, उसमें उनका वोटर, महिलाओं का आना, ये सब मिलाकर कुल मिलाकर नीतीश जी लार्जर देन लाइफ बन जाते हैं। उनकी विश्वसनीयता, उनकी इमेज अलग मायने में एक रिएक्ट करती है, और ये बिहार में जीतने बड़ा फैक्टर है। तो मेरे हिसाब से ये 10 फैक्टर थे जिसने बीजेपी और एनडीए की जीत सुनिश्चित की, और राहुल गांधी आरजेडी की जो हार हुई है वो ये बड़ी थी। हालांकि बिहार इलेक्शन से राज्य तक सीमित नहीं है, इसका असर केंद्र पर भी पड़ेगा, इसका असर देश की पॉलिटिक्स से पड़ेगा, और इसीलिए हम आपको वो 7 बड़े बदलाव बताने वाले हैं जो बिहार इलेक्शन की वजह से होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में कई बदलावों की नींव रख दी है, जो बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में गेम चेंजर साबित होंगे। कौन कौन से हैं वो भी आपको समझाते हैं। तो पहला है महिलाओं को फैक्टर। अब आप ये मान के चलिए कि बिहार ने साबित कर दिया है कि महिलाओं को पैसा दीजिए और आप चुनाव में जीत लीजिए। एनडीए की लाडली बहन योजना और अन्य योजनाओं ने महिला वोटरों को प्रभावित किया है, और 90% स्ट्राइक रेट है, जैसा हमने पहले बताया। यानी जिन सीटों पर महिला संख्या ज्यादा थी वहां एनडीए की जीत हुई। महिलाएं परिवार की आर्थिक निर्णय की शक्ति हैं, और कैश स्कीम ने उनकी स्वतंत्रता को और बढ़ाया है। उससे वो क्या करती हैं, काम शुरू करती हैं, अच्छा लगता है, या उस पैसे से पुरुष भी देते हैं, पता नहीं, लेकिन
इस योजना का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और ये योजना गेम चेंजर साबित हो रही है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि अब आने वाले हर चुनाव में महिलाओं को लेकर स्कीम आएगी। हो सकता है ऐसा कि कोई केंद्र कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि भाई ये फ्रीबीज जो है ये गलत है, ये लुभाने के लिए। आप बंगाल में भी देखना, ममता बनर्जी भी जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगी चुनाव से पहले। यूपी में हो सकता है योगी जी भी कर दें, ये चलेगा। लोग पैसा देंगे कि महिलाएं हमको वोट दें। दूसरा, राष्ट्रीय प्रभाव इसका बहुत बड़ा होगा। एक और फैक्टर जो हमको लगता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब शायद इसको रेगुलेट करे। वोट खरीदने वाली बात है, मतलब नीतीश जी का योजना जो है वो करेगा ये सब तामझाम। एक और जो इसका सेकेंड फैक्टर है नेशनल पॉलिटिक्स पर, वो ये कि ब्रांड मोदी जो है वो फिर से रिस्टोर हो गया। लोग ये मान रहे थे कोई आदमी उठता है फिर गिरने लगता है, डाउनफॉल होता है। लेकिन बिहार में या उससे पहले हरियाणा में, उससे पहले महाराष्ट्र में ब्रांड मोदी फिर से स्ट्रांग हुआ है। और ये बात जीतने के बाद बीजेपी वाले सब कह भी रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो वो हारे थे उसके बाद जिन जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं वो जीत रहे हैं। तो अब बीजेपी ये मान रही है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार में ये सब कामयाब रहा, और कामयाब रहा इसका मतलब जनता का भरोसा जो है वो उन पर रुका हुआ है। बीजेपी मोदी जी को फिर से संकट मोचक के तौर पर पेश करेगी वहां पर जहां पर थोड़ा सा मामला ढीला पड़ रहा है, और बंगाल भी देखने वाला हुआ कि वहां पर क्या पड़ता है। तीसरा बड़ा फैक्टर जो नेशनल पॉलिटिक्स से पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि बीजेपी अब सहयोगियों पर निर्भर है। नीतीश चिराग का जादू बिहार में चला है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब बीजेपी साथ लेकर चलेगी। बीजेपी एक दो बार अकेले जाने की कोशिश की थी या छोटे छोटे दलों साथ। अब बीजेपी की समझ में आ गया है कि जीतना है तो बराबरी का इज्जत देना पड़ेगा। जैसे इस बार एलजेपी, जीतन राम मांझी, जेडीयू 3 को साथ में लेके गई, तो उसका असर यह रहा कि सबका कुछ कुछ पुण्य मिला। जैसे नीतीश की विश्वसनीयता, चिराग का उनके समाज में अपील, मांझी के दलित वोटरों पर अपील, और बीजेपी के अपने फैक्टर, और इसी का फायदा उनको मिला। दूसरा, जेडीयू के और टीडीपी के पास ठीक ठाक सीट है, तो उनको तो वो छोड़ नहीं सकते। बीजेपी नीतीश जी को हटा नहीं सकती, तो बीजेपी अब क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देगी, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसका असर ये होगा कि बड़ा भाई बन के भी वो त्याग करती रहेगी कि भैया ठीक है आप ही सीएम बनते रहो, हम एडजस्ट कर लेंगे। एक बड़ा फैक्टर इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे होगा कि अब राहुल गांधी को नए सिरे सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी चौकीदार चोर है, वोट चोर, गद्दी चोर। ये चोर जो उन्होंने मोदी जी के इर्द गिर्द लगाने की कोशिश की थी, ये बार बार नकारा जा रहा है। वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी की बातें, उससे पहले चौकीदार चोर, ये काम नहीं आ रहा है। ये ईवीएम गड़बड़ी, ये सारी चीजें उतना असर नहीं कर रही हैं, और ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि कैसे अपना संगठन मजबूत करे। केवल इन बातों से काम नहीं चलेगा। एक और जो टेंशन हो सकता है कांग्रेस के लिए नेशनल लेवल पर, वो ये है कि क्षेत्रीय दल जो है कांग्रेस को गंभीरता से उतना नहीं लेंगे। जैसे आपको याद होगा 17 में अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस की वजह से हारे। इस बार भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत कम थी। 61 में शाम को जब हमने देखा 3-4 सीट थी, तो क्या कांग्रेस को इतनी सारी सीट्स मिलेंगी, ये देखने की जरूरत है। प्लस वो जो बहुत सारे पत्रकारों ने कहा, फुल टाइम पॉलिटिक्स की जरूरत है। नए मुद्दे, मजबूत नेतृत्व और संगठन मजबूत करना, ये उनका होगा। एक और फैक्टर इसका होगा एसआईआर। अखिलेश यादव ने हालांकि कहा कि एसआईआर यूपी और बंगाल में नहीं लागू होने देंगे, लेकिन एसआईआर का असर यह कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसको लेकर बवाल खूब मचेगा, बहुत मचेगा बवाल। जैसे बिहार में क्या हुआ, बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर काटे गए। पहले संख्या ज्यादा थी, 7.89 करोड़, घटकर 7.42 करोड़ हुई। वोटिंग परसेंटेज लेकर बढ़ा, 62 से 66.91 हो गया। तो इसको लेकर चर्चा खूब बढ़ेगी, काफी ज्यादा इसको लेकर बवाल होने वाला है, और यह आने वाले समय में आपको और दिखेगा। बिहार को लेकर एक फैक्टर और हुआ है कि जो बिहार से देश नहीं रह सकता है कि भैया जाति धर्म के ऊपर भी चुनाव हो सकता है। इस बार बिहार की राजनीति में थोड़ा जात धर्म पीछे रहा। इस बार एमवाई फैक्टर था, लेकिन महिला युवा था। दोनों साइड से शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात हो रही थी, और ये दिलचस्प था। महिलाओं के लाडली बहना, साइकिल योजना, बाकी स्कीम थी, युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम की बात थी। तो अब ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में अधिकतर राज्यों में महिला, युवा, नौकरी, इनको आधार बनाकर भी बात की जाएगी और इनके नाम पर लड़ा जाएगा।
तो ये एक कहानी जो है वो है। अब एक कहानी यहां पर और भी आ रही है कि क्या बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार से हटके सरकार बना लेगी। वेल, प्रैक्टिकली हमको लगता नहीं है कि ऐसा होगा। उसका रीजन है कि बीजेपी लोकसभा में कमजोर है, बिना नीतीश कुमार के वो सरकार नहीं चला सकती। दूसरा, मान लो नीतीश के सांसद तोड़ने की भी कोशिश करें तो भी टीडीपी से नाराजगी झेलनी पड़ेगी और भरोसा टूट जाएगा। तीसरा, बिहार में जेडीयू और बीजेपी इतना स्ट्रांगली लड़े हैं कि मैसेजिंग खराब होगी। तो हमको लगता नहीं बीजेपी ऐसा करेगी। बीजेपी वेट करेगी नीतीश जी को मनाने, शायद जब तक नीतीश जी एक्टिव हैं हमारे ख्याल से मुख्यमंत्री वही रहेंगे। जब अगर उनका मन ना करे तो अलग बात है। हालांकि बीजेपी के पास इतने नंबर हैं कि वो बनवा सकती है, निर्दलीय, चिराग पासवान, इन सबको लेकर, हमको लेकर और बना सकते हैं। बट क्या ये होगा? आई डोंट थिंक सो। हाँ, एक चीज होगा कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहेगी और बड़े भाई का उसे फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा? तो बड़े भाई का फायदा ये होगा, केंद्र प्रभाव बढ़ेगा। बिहार की जीत ने बीजेपी को सहयोगियों पर दबदबा बनाने का मौका दिया कि जेडीयू और टीडीपी बीजेपी के बिना ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। दूसरा, नीतीश कुमार की जो बहुत सारी मांग होती थी या चिराग पासवान की जो बहुत महत्वाकांक्षा थी, उसे भी थोड़ा बीजेपी कंट्रोल कर सकती है। मतलब बीजेपी 120 सीटों पर लड़ती तो शायद और अच्छा करती। बीजेपी 101 सीट पर लड़ी, 50-50 से आगे बढ़ गई बीजेपी। तो ये सारा फैक्टर भी जो है ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्या जाता है। मतलब ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन नीतीश के बिना सरकार हमको लगता नहीं कि इतना आसानी से बनने वाला है। और ठीक है, देखते हैं कहानी क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा, इसमें कल्पना और भी होती है, क्या नीतीश उधर जा सकते हैं? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेडीयू को 80-82 मिली है, आरजेडी को 26, कांग्रेस को 3-4, तो वो भी नहीं जाएंगे, रहेंगे दोनों साथ में ही। बिग ब्रदर होने का असर यही होगा कि नीतीश बाबू से कैबिनेट में अच्छा पद मांग सकते हैं। जैसे हो सकता है कि बीजेपी का डिप्टी सीएम 2 बने, पिछली बार भी था। बड़ा मंत्रालय सारा जो है वो इन्हीं को मिल जाए, या जब नीतीश जी रिटायर हो तो सीएम पद मिल जाए। ये भी हो सकता है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से बीजेपी ज़्यादा मांगने लगे कि भैया हमको दे दीजिए। बीजेपी भी अपना पॉलिसी में हस्तक्षेप बढ़ाए, बड़ी स्कीम लागू करे, नए बिल में बीजेपी अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए, ये सब भी होगा। बिहार सरकार के अहम फैसले जो हैं वो दिल्ली से भी शायद लिए जाएं। कुछ फैसले ऐसे होंगे जो शायद जेडीयू के फेवर में ना हो, लेकिन जदयू तभी समर्थन कर देगी, जैसे वक्त पर किया था। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अब यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी केंद्र में अपने दम पर नहीं है, उससे ज़रूरत है जेडीयू की और जेडीयू को ज़रूरत है बीजेपी की। तो यहाँ पर थोड़ा मामला दोनों के लिए होगा। हालांकि बीजेपी, हमको लगता नहीं कि बीजेपी छोड़कर जाएगी, वो बिग ब्रदर बने काम करेगी और दोनों साथ में रहेंगे, ये ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी राजनीति में कुछ हो सकता है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो कुछ होने पे तो देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम बीजेपी का यही है कि बीजेपी कब तक ये सहेगी, क्योंकि बीजेपी 1-2 बार नहीं, बीजेपी मल्टीपल टाइम ऐसा हो चुका है कि जब जीती, बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सीएम नीतीश को बनाए। जैसे 2000 में भी गठबंधन ने बहुमत नहीं मिला था। एनडीए को 151 था, आरजेडी को 159। बहुमत का आंकड़ा उस वक्त ज़्यादा था, 124 सीटें जीतकर आरजेडी बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर अटल जी ने कहा कि चलो नीतीश बाबू को आगे कर देते हैं, और 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार को शपथ दिलाई थी। हालांकि 7 दिन बाद इस्तीफा हो गया था। 2005 में भी यही हुआ था। जेडीयू हालांकि उस वक्त बड़ी पार्टी बनी तो सीएम और स्पीकर दोनों उसने ले लिया। मतलब ये भी अपने आप में जोर कहानी। तो हर बार यही जाते, नीतीश जी ही जो है वो टॉप पे जाते हैं। 2010 में जेडीयू तब भी बड़ी पार्टी थी तो उनका बन गया, टॉप पे वो गए। लेकिन 2015 आपको याद होगा, 2015 में जब नीतीश बाबू लौटे थे 71 और बीजेपी 53 पाई थी, तब वहां से समीकरण बदलने शुरू हुए, क्योंकि उसके बाद वो कमजोर हुए। जैसे 2020 विधानसभा बात की जाए, नीतीश सीएम बने थे लेकिन दबदबा बीजेपी का था। पहली बार 2000 में बीजेपी बड़ी पार्टी थी, दूसरी बार 2020 में जेडीयू केवल 43 सीटें जीती थी, बीजेपी 74। बिग ब्रदर बनकर भी इनको दे दिया था कि चलिए आप संभालिए और हम देख लेंगे। और इस बार भी यही है कि बीजेपी बड़ी है लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। एक सवाल जनता के मन में और हो सकता है कि भैया ये नीतीश का वोट था या मोदी जी का। तो हमको लगता है कि ये प्लेटर था, मतलब ये वैसा था जैसे एक आदमी को भूख लगी है, अब वो 10 रोटी खा लिया, पूछे और भूख लगी है, कहे हाँ लगी है, तो कहा 1 रोटी और दे दीजिए, तो 1 रोटी और खा ली, क्या भूख मिट गई? तो क्या वो आखिरी रोटी से मिट गई? नहीं,
भूख मिटी वो 10 रोटी खा के। तो दोनों का था, नीतीश और मोदी दोनों का था, दोनों का ब्रांड था और दोनों मिलाकर ये जीते हैं। हिंदुत्व का तड़का भी था, जातीय समीकरण भी था, महिलाओं वाला ही फैक्टर था, मोदी जी वाला भी था, वो जो बीजेपी साथ हारी थी उसका भी था, नीतीश जी का फेयरवेल भी था, सारा फैक्टर था और सारा फैक्टर मिलाकर ही राहुल तेजस्वी का हार हुआ और नीतीश और मोदी की जीत जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। ये सारा फैक्टर मिलाकर ही। खैर अब आरजेडी और कांग्रेस सोचना पड़ेगा। आरजेडी को सोचना है कि भैया जंगल राज से कैसे निकले, क्योंकि तेजस्वी 2 चुनाव हार चुके हैं और राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं, जैसा बीजेपी ने डाला था। परिवारवाद का आरोप है, नई पॉलिटिक्स की जरूरत है, नए सिरे से रिवाइवल जरूरत है, तो है समय बहुत, हालांकि दोनों के पास। खैर कुल मिलाकर उसका विश्लेषण कभी और करेंगे। बिहार का सबक जो है वो समझा देते हैं। बिहार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ की सियासत ना एग्जिट पोल समझी जाती है ना ओवर कॉन्फिडेंस है। जनता का मूड असली गेम चेंजर है। नीतीश ने दिखाया कि वो बिहार के सुशासन बाबू हैं और बीजेपी साबित किया कि वो बिहार में बिग ब्रदर है। आरजेडी कांग्रेस की हार ने दिखाया कि खोखले वादे और वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता को नहीं लुभाते। हाँ, महिलाओं को कैश देना हर दल की रणनीति है और ये क्या सही है, हमें लगता है इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे तो बेहतर है। बाकी जैसा नीतीश बाबू कहते हैं, ये बिहार है बाबू, इतना समझना आसान होता तो हर कोई समझ लेता। हर बार जब बिहार को आप कहते हैं कि आप समझ लिए, तब बिहार एक नए सिरे से आपको समझाता है, ये बिहार है बाबू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।